वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा आज आप लोगों को लेके आई हूँ जो लोग भी सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं 7 जुलाई को, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीडीबी के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी वो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। इस पे पेपर फर्स्ट और पेपर 2 दोनों की PYQs कराए जा रहे हैं। और आप लोगों की अगर चाहते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम की हिंदी तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी चाहे रेलवे हो, SSC हो, यूपी टेट सीटेट TGT PGT हिंदी, तो उनके लिए आदित्य पब्लिकेशन की बुक से हिंदी आपको पढ़ाई जा रही है। आपको डेली 8 बजे क्लास मिल जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 1 है, कहने के शैशव काल की अवधि है। क्या है? शैशव काल। जो शैशव काल है उसकी जो अवधि है उसकी क्या अवधि है? तो शैशव काल की जो अवधि है वो हमारी क्या है? जन्म से 2 वर्ष तक है, यानी कि 0 से 2 वर्ष तक है। तो शैशव काल की जो अवधि है वो 0 से 2 वर्ष तक होती है। और इस अवस्था में बालक के मानसिक क्षमताओं का विकास हो जाता है। तो 0 से 2 वर्ष में बालक की मानसिक क्षमताओं का विकास हो जाता है। कौन सी क्षमताओं का? मानसिक क्षमताओं का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा, पियाजे के अनुसार, किसके अनुसार? पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। तो संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? जब बच्चा जो होता है 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, तो वो कौन सी अवस्था में होता है? तो वो जो अवस्था कहलाती है वो कहलाती है हमारी, कौन सी अवस्था कहलाती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। तो कौन सी कहलाती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। तो पहले होती है हमारी संवेदी गामक अवस्था, ये हमारी जो होती है 0 से 2 वर्ष होती है। और 2 से 7 वर्ष जो होती है वो हमारी कितनी होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। फिर आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये जो होती है 7 से 12 होती है। कितनी होती है? 7 से 12 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 12 से कितनी होती है? 16 होती है। कितनी होती है? 12 से 16 होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहे हैं कि विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। तो जो विकास यानी कि जो डेवलपमेंट है वो किस ओर बढ़ता है? तो डेवलपमेंट जो होता है वो हमारा बढ़ता है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। किससे बढ़ता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? जैसे एक नवजात शिशु है, वो अपने शरीर के किसी एक अंग का संचालन करने से पूरे अपने शरीर को क्या करता है? संचालित करता है। उसके बाद क्या करता है? हरक, जैसे कि वो अगर हाथ की उंगली को चलाने को है तो लेकिन वो पूरे हाथ को चलाएगा, फिर अपनी उंगली को चलाएगा। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कहने के जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, जब जो होते हैं वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, तब वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है, तो इसे जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? सहयोग देना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहयोग देना कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कहने के नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा, यानी कि नवीन जानकारी, हम चाहते हैं कि न्यू नॉलेज को शामिल करने के लिए, हम अपने माइंड में क्या करना चाहते हैं कि कोई नई जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा, जो हमारा मेंटल है, वर्तमान प्रेजेंट मेंटल है में अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। तो उसकी बदलाव की प्रक्रिया कहलाएगी, क्या कहलाएगी? समायोजन कहलाएगी। अब क्या है, हमारा जो स्कीमा है, माइंड है, अब उसमें हम क्या करें? नई चीज़ों को स्टोर करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं? एडजस्टमेंट करते हैं, तो समायोजन करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा, जो मध्य बाल्यावस्था है उसमें जो लैंग्वेज है वो मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। तो भाषा क्या है? डैश के बजाय तो सामाजिकृत, मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। बाल केंद्रित जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है उसमें क्या है शामिल? तो बाल केंद्रित शिक्षा में जो शामिल है वो बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ शामिल है। क्या है? बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ शामिल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कक्षा अध्यापक यानी कि क्लासरूम कक्षा अध्यापक, तो कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में तो कक्षा अध्यापक यानी कि जो क्लास टीचर थी, उन्होंने जो था राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर अपने स्वयं द्वारा तैयार किए गए मधुर गीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में क्या है? तो राघव में संगीत में बुद्धि है, क्योंकि वो उसने संगीत को तैयार किया है, तो
उसके अंदर क्या कौन सी बुद्धि है? संगीत में बुद्धि है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, जब एक शिक्षक ये समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो ये दर्शाता है कि अध्यापक क्या कर रहे हैं? लिंग जेंडर पक्षपाती है। यहाँ पे जो अध्यापक जो कर रहे हैं, यहाँ पे अध्यापक कह रहे हैं कि बॉयज़ और गर्ल्स में क्या कर रहे हैं? यहाँ पे विभेद कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये दर्शा रहे हैं लिंग जेंडर पक्षपात को दर्शा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहे हैं कि समावेशी शिक्षा मानती है, जो समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन है, वो मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना है। तो समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें बदलना है, तो किसके अनुरूप बदलना है? व्यवस्था बच्चों के, तो कहने हैं कि समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चों के अनुरूप बदलना चाहिए। जो भी व्यवस्था है तो हमें जैसे बच्चे हैं उनके अनुरूप ही क्या करना चाहिए? व्यवस्था को भी बदलना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चों में जो ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने, बच्चों में क्या चाहते हैं? ज्ञान की रचना, यानी कि जो नॉलेज है उसकी रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। तो इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो इस परिप्रेक्ष्य में जो शिक्षक की भूमिका होती है एक सुगमकर्ता की होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी विशेषता प्रभावशाली बच्चों की नहीं है? तो इसमें से कौन सी विशेषता जो है प्रभावशाली बच्चों की नहीं, कौन सी बच्चों की नहीं? प्रभावशाली बच्चों की नहीं है। तो कौन सी नहीं विशेषता? निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं जो है वो प्रभावशाली बच्चों की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर, जो पूर्व परंपरागत स्तर होता है, परंपरागत स्तर होता है और उत्तर रूढ़िगत स्तर होता है, 3 स्तर बताए थे कोहलबर्ग। तो इसमें कह रहे हैं कि पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होता है? तो कहता है कौन सा निर्णय? नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति जो होता है किस तरफ प्रवृत्त होगा? तो किस तरफ प्रवृत्त होगा? तो अंतर्निहित संभावित दंड की और क्या होगा? तो क्या होगा? प्रवृत्त होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, कहने कि शिक्षार्थी यानी कि अधिगमकर्ता, तो देखिए स्टूडेंट भी बोल सकते हैं, शिक्षार्थी भी बोल कर सकते हैं हम, अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। तो शिक्षार्थी यानी कि अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को क्या चाहिए? तो उनके में शिक्षिका को जो चाहिए तो क्या चाहिए? विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो अलग अलग प्रकार की, तो अलग अलग शिक्षार्थी हैं, अलग अलग, जैसे सभी बच्चे 10 बच्चे हैं तो सभी को एक विधि से पढ़ा दें तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन क्या है कुछ बच्चे को तो समझ में आ जाएगा लेकिन कुछ बच्चों को नहीं समझ में आए, इसलिए हमें जो है तो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग गतिविधि जो भी टीचिंग के मेथड हैं उन्हें अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? यानी कि बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट, तो बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। तो बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। सभी का जो विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि किसी का विकास जो होता है वह तीव्र गति से होता है, किसी का विकास जो होता है धीमी गति से होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि 2 बच्चे हैं, अगर 1 ईयर के हैं, एक साथ एक ही एज के हैं, 1 ईयर के, लेकिन क्या है उनके वेट में, उनकी लेंथ में, हर चीज़ में, उनका हाइट वेट सभी चीज़ों में उनका विकास अलग अलग होता है तथा वृद्धि भी अलग होती है, विकास भी अलग होता है। ठीक है, उनका जो डेवलपमेंट हुआ है, तो सभी को ये नहीं कि कुछ बच्चा जो होता है, मान लीजिए एक बच्चे का नाम लिखा, दोनों ही सेम एज के, 2 बच्चों के एक ही क्लास में नाम लिखा, पर एक को जो ABCD थी वो एक बार में आ गई, पर एक दूसरे को नहीं आई, तो उनका विकास अलग अलग हुआ है, तो इसलिए उनका जो सीखने की क्षमता है तो उनका अधिगम भी जो है वो अलग अलग होगा। तो कह रहे हैं, तो यहाँ पे जो कह रहे हैं कि सभी का विकास तथा अधिगम जो लर्निंग है वो समान गति से होता है, तो ये रॉन्ग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा आंकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? आंकलन यानी कि असेसमेंट करने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? तो आंकलन करने का जो है सबसे अधिक उपयुक्त तरीका क्या है? आंकलन शिक्षण अधिगम में जो असेसमेंट होता है वो हमारा टीचिंग लर्निंग में जो होता है वो क्या अंतर्निहित प्रक्रिया है, क्या अंतर्निहित प्रक्रिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पे कहना निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? कौन है सृजनात्मकता से संबंधित? हमारा क्या है, अब सारी चिंतन जो है वो क्या है, सृजनात्मकता से क्या है, संबंधित है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं। तो बच्चों के बारे में, बच्चों के यानी कि चाइल्ड्स के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन वाइगोत्स्की सहमत होते हैं। तो वाइगोत्स्की किससे सहमत होते हैं? बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, बच्चे बच्चे क्या हैं? तो बच्चे क्या हैं? जिज्ञासु प्राणी होते हैं। तो बच्चे जो होते हैं, जो चाइल्ड होते हैं, वो क्या होते हैं? जिज्ञासु प्राणी होते हैं, जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो जो बच्चे की त्रुटियां हैं उनके बारे में जो कौन सा कथन क्या है? सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है? हमारा जो कथन सत्य है वो हमारा क्या है? तो हमारा जो कथन सत्य है कि बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। देखिए बच्चे क्या करते हैं, जब त्रुटियां करते हैं तो हमें पता चलता है कि बच्चा सीख रहा है। अगर त्रुटि नहीं करेगा तो हमें नहीं पता चलेगा कैसे सीख रहा है, और उससे ये भी पता चलता है बच्चा किस तरीके से सीख रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहे हैं कि अध्यापक को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। तो अध्यापक को ये सुनिश्चित करना चाहिए। यहाँ पे टीचर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पे क्या करना है, ये ऐसा सुनिश्चित करे कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी, जो भी उसकी क्लासरूम में स्टूडेंट हैं, वो अपने आप को क्या करें? स्वीकृत और सम्मानित समझें। क्या समझें? स्वीकृत समझें और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? अपने शिक्षार्थियों को अपने क्या करना चाहिए? शिक्षार्थियों को सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन है, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है। जो सुरेश लड़का है, यहाँ पे देखिए एक सुरेश लड़का है जो सामान्य रूप से क्या चाहता है? एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है। जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। तो मदन क्या करता है? समूह में मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। तो उनके में ये जो दिखा रहे हैं व्यक्तिगत, तो कौन सी जो विभिन्नता का कारण है, तो कौन सी अधिगम शैली? यहाँ पे जो जो सीखना चाह रहे हैं, मतलब जो लर्न करना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, तो एक जो सीखना चाह रहे हैं वो शांत कमरे में सीखना चाह रहा है, और दूसरा क्या है? वो समूह में सीखना चाह रहा है। तो ये किसे दर्शा रहा है? अधिगम शैली को दर्शा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहे हैं भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। जो भारत है उसमें जो है भाषिक यानी कि भाषा से रिलेटेड जो भाषा लैंग्वेज से संबंधित जो विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन कौन सा है? तो सबसे अधिक जो उपयुक्त कथन है वो हमारा कौन सा है? तो सबसे अधिक जो उपयुक्त कथन है वो हमारा क्या है? कि शिक्षक को सभी कक्षाओं का सम्मान करना चाहिए। शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी कक्षाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? जो प्रकृति पोषण है, इस विवाद में जो प्रकृति है उससे क्या अभिप्राय है? तो प्रकृति से जो अभिप्राय है वो क्या है? जैविकी विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। तो ये किससे अभिप्राय है? तो ये हमारा क्या है? प्रकृति से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 25, कह रहे हैं कि जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। जो जनसंचार माध्यम है वो क्या है? सोशलाइजेशन का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? तो कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? तो कौन सा है? हमारा क्या है? जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है। जो जनसंचार माध्यम है उनकी जो पहुंच है वो क्या है? बढ़ रही है, और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? तो बच्चे जो सीखते हैं वो किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? तो क्या है? सही नहीं है। तो बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? सही नहीं है। तो बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, तो ये एक रॉन्ग है, क्योंकि बच्चे सिर्फ क्लास में नहीं सीखते बल्कि हर जगह सीखते हैं। जिसमें जो बच्चा सीखना चाहता है तो हर जगह सीख सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, कहना कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? अपने शिक्षार्थी यानी कि यहाँ पे टीचर जो है अपने चाहता है शिक्षार्थियों को क्या करना चाहता है? अभिप्रेरित यानी कि मोटिवेट करना चाहता है। तो उनके लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति को अपनाना चाहिए? तो बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के लिए उद्यम में सहायता करना
चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सहायता करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 28 निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है। तो सामाजिकरण का यानी कि सोशलाइजेशन का एक प्रमुख कारक क्या है। तो परिवार। परिवार क्या है, एक सामाजिकरण का प्रमुख कारक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है बच्चों को समूह कार्य देना। क्या करना, बच्चों को समूह में कार्य देना, यानी कि हम चाहते हैं बच्चे जो है ग्रुप में कार्य कर देना। एक प्रभावी शिक्षण रणनीति, एक क्या है, एक इफेक्टिव टीचिंग जो शिक्षण प्रभावी शिक्षण यानी कि जो हमारा टीचिंग मेथड है। तो ये क्योंकि इससे क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। जो सीखने का प्रोसेस होता है उसमें बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है एक औसत बुद्धि वाला बच्चा एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। तो एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो ये संकेत देता है कि बच्चा जो है वो किससे संबंधित है। तो पठन अक्षमता यानी कि डिस्लेक्सिया से क्या है, ग्रसित है, प्रदर्शित कर रहा है। तो बच्चा जो है वो क्या है, पठन अक्षमता डिस्लेक्सिया का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।